वेलकम टू इंजीनियर्स एक्सलेंस क्लासेस। मैं हूं अमित और हम कवर कर रहे थे इंडियन हिस्ट्री में मिडवल इंडिया को, जिसमें प्रीवियस लेक्चर में हमने मुगल साम्राज्य के मुगल काल के बारे में पढ़ा था और मुगल काल के दो शासकों के बारे में पढ़ा था। जो दो शासक हमने पढ़े थे उनमें था बाबर और हुमायूं। ठीक है, और आज हम एक अफगान शासक के बारे में पढ़ेंगे। किस शासक के बारे में? शेरशाह सूरी के बारे में, जिसको भारत का शेर भी कहा जाता है। अब हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में जो जैसा काम करेगा उसके ऊपर बात की जाएगी। ठीक है, तो शेरशाह सूरी एक ऐसा शासक रहा था जिसने हुमायूं को मात दी थी और हुमायूं को 15 वर्षों तक भारत में आने के लिए रोक दिया था। इसलिए बात करेंगे शेरशाह सूरी की, जिसने 1540 से 1545 तक अपने शासन काल को इतना मजबूत करा कि यह अफगान की दूसरी बड़ी शक्ति बनकर उभर कर आया। इसका जन्म बैजवाड़ा के होशियारपुर में 1472 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, 1472 को इसका जन्म हुआ था बैजवाड़ा के होशियारपुर में। मूल नाम की बात करूं तो इसका जो मूल नाम था वो था क्या? फरीद। शेरशाह सूरी और शेरखां इसे बाद में नाम दिए गए थे। इसका मूल नाम फरीद था। पिता जो कि हसन खां थे, ठीक है, पिता का नाम था हसन खां, और वो क्या थे? जौनपुर के एक छोटे से जागीरदार थे। क्या थे? जागीरदार थे। धीरे धीरे उन्हीं की जागीर को प्राप्त कर ये प्रशासनिक कार्यों में इतना कुशल हो गया कि इसने अफगान को एक बड़ी शक्तिशाली सेना के रूप में उभारा। इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद ये क्या था? एक महत्वपूर्ण शासक के रूप में उभर कर आया। शुरुआत में जब बाबर की मृत्यु हुई, बाबर की मृत्यु से पहले क्या था? शेर खां बिहार के शाह, ठीक है, बिहार में एक शाह नाम का शासक राज करता था, उसका दाहिना हाथ हुआ करता था। ठीक है, और बाद में उसी का वास्तविक संस्थापक या फिर वास्तविक शासक के रूप में उभरा। हुआ क्या? जो बिहार का शाह था वो सिर्फ नाम का ही शासक था। उस समय जो सबसे बड़ी शक्ति थी वो अफगान थी, और अफगान में भी सबसे बड़ी शक्ति कौन है? मैंने बताया शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी पूरा जो शासन करता था वो करता था शेरशाह सूरी। सिर्फ बिहार का शाह एक नाम का शासक था। इसको जो लाभ मिला वो सबसे बेहतर लाभ मिला विधवाओं से विवाह करके। ठीक है, जो भी धनी विधवाएं थी उनसे क्या कर लेता था? ये विवाह कर लेता था और बाद में अपनी शक्ति को और मजबूत बनाता रहता था। ठीक है, अब इसका बात करते हैं शेरखां की उपाधि की। इसको शेरखां नाम की उपाधि भी दी गई, और ये उपाधि इसे इसलिए मिली क्योंकि बचपन में ही शेर का शिकार करने के कारण इसे शेरखां की उपाधि दी जाती है। और वो उपाधि दी जाती है किसके द्वारा? दक्षिण बिहार के सूबेदार के द्वारा। ठीक है, दक्षिण बिहार के सूबेदार के द्वारा। जो दक्षिण बिहार का सूबेदार रहता है वो रहता है बहार खां लोहानी। कौन रहता है? बहार खां लोहानी, और उसका पुत्र होता है जलाल खां। ठीक है, तो बहार खां लोहानी इसे शेर खां की उपाधि देता है, और बाद में क्या करता है? अपने पुत्र का संरक्षक बना देता है। बाद में अपने पुत्र जलाल खां का क्या बना देता है? संरक्षक बना देता है। ठीक है, जब हमने 1528 ईस्वी के चंदेरी के युद्ध की बात की थी, जो किसके बीच हुआ था? मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था। तो इसी मेदिनी राय और बाबर के बीच जब चंदेरी का युद्ध हुआ था, तो इसी युद्ध में इसने साथ दिया था किसका? बाबर का। ठीक है, बाबर का साथ दिया था, और एक कुशल शासक के रूप में, कुशल सेनापति के रूप में इसने क्या करा था? बाबर के युद्ध में, चंदेरी के युद्ध में युद्ध करा था। जब 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध होता है, ठीक है, बाबर और अफगानों के बीच जब घाघरा का युद्ध होता है, तो उस घाघरा के युद्ध में ये किसका साथ देता है? बाबर का साथ न देकर अफगानों की तरफ हो जाता है। ठीक है, अफगानों की तरफ, क्योंकि ये स्वयं में क्या है? एक अफगान शासक है। ठीक है, स्वयं में एक अफगान शासक है, तो अफगानों का साथ दे दिया। इसी अफगान शासक अफगानों का साथ दे दिया, तो इसमें क्या होता है कि अफगान तो हार जाते हैं,
ठीक है, अफगान तो हार जाते हैं, लेकिन शेर खां अपने आप को क्या करता है, एक कुशल सैनिक के रूप में उभार लेता है, क्योंकि जागीरदार पहले से जागीर को प्राप्त करते थे, प्रशासनिक कार्यों में कुशल हो जाता है, युद्ध में कुशल होता है। इसलिए यहां भी क्या करता है, एक बहुत ही ताकतवर सैनिकों का निर्माण कर लेता है। जब बहार खान लोहानी की मृत्यु हो जाती है, बहार खान लोहानी कौन, जिसने इसे दक्षिण का वह सूबेदार, जिसने इसे किसकी उपाधि दी, शेर खां की उपाधि दी, तो वही दक्षिण के सूबेदार बहार खान लोहानी की जब मृत्यु हो जाती है, तो ये क्या करता है, उसकी विधवा बेगम होती है कौन, दूदू बेगम, तो उससे क्या कर लेता है, विवाह कर लेता है। ठीक है, विवाह कर लेता है। धीरे धीरे क्या है, अपनी शक्ति को मजबूत बनाने के लिए विधवाओं से विवाह कर रहा होता है। तो सर्वप्रथम ये विवाह किससे करता है, दूदू बेगम से। ठीक है, जो कहा कि बहार खान लोहानी की क्या होती है, पत्नी होती है। ठीक है, अब क्या होगा, जब बहार खान लोहानी की पत्नी से विवाह कर लेगा तो इसको दक्षिण बिहार की सूबेदारी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, दक्षिण बिहार की सूबेदारी प्राप्त हो जाएगी बहार खान लोहानी की मृत्यु के बाद। तो जब बहार खान लोहानी की मृत्यु के बाद इसको दक्षिण बिहार की सूबेदारी प्राप्त हो जाती है, उसके तत्पश्चात ये आक्रमण करता है 1529 ईस्वी में, कहा, बंगाल के नवाब नुसरत शाह पर। ठीक है, बंगाल के नवाब नुसरत शाह पर। अब नुसरत शाह पर आक्रमण का जो कारण होता है वो क्या होता है, ये जलाल खां होता है, जिसका ये संरक्षक रहा होता है। क्यों, क्योंकि शासन दक्षिण बिहार का जो शासन है वो किसके हाथ में आ गया है, वो आ गया है अफगान के शेरशाह सूरी के हाथ में। तो जब शेरशाह सूरी के हाथ में आएगा तो जलाल खां क्या करेगा, विद्रोह करेगा। ठीक है, विद्रोह करेगा, तो इसी विद्रोह के चलते ये भाग जाता है खान नुसरत साहब के पास, जो कि बंगाल का नवाब होता है। ठीक है, अब इसी के चलते जो शेरशाह सूरी होता है 1529 में नुसरत शाह पर आक्रमण कर देता है कि भैया तुमने जलाल खां को संरक्षक क्यों दिया, मतलब संरक्षक क्यों दिया। तो उसे ये नुसरत शाह को पराजित कर देता है। इसके बाद, इसके तत्पश्चात 1530 ईस्वी में क्या होता है, जब चुनार में जो किलेदार था उसमें 1530 ईस्वी में, वो था ताज खां, उसकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के पश्चात ये उसकी विधवा बेगम से विवाह कर लेता है, जिसका नाम होता है क्या, लाड मल्लिका। ठीक है, जिसका नाम क्या होता है, लाड मल्लिका। तत्पश्चात ये क्या करता है, दोहरिया का युद्ध। ठीक है, हमने दोहरिया का युद्ध पढ़ा था, दोराहा या फिर दोहरिया का युद्ध पढ़ा था। तो वो युद्ध हुआ था हुमायूं और शेर खां के बीच। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था, हुमायूं वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि दोहरिया का युद्ध होता है हुमायूं और शेर खां के बीच। ठीक है, जिसमें क्या होता है, शेर खां को संधि करनी पड़ती है, किसके साथ, हुमायूं के साथ। और उसी के तत्पश्चात ये अपने पुत्र, कौन पुत्र, कुतुब खां, उस पुत्र को मुगल सेना में भेज देता है। एक संधि होती है कि जो दोराहा क्षेत्र है वो शेरशाह सूरी के अंडर में रहे। तो वो क्या करता है, कुतुब खां को मुगल की सेना में डाल देता है। एक तौर से क्या है, उसको मुगल की सेना में डाल दिया। ठीक है, इसके तत्पश्चात ये करता है सूरजगढ़ का युद्ध। ठीक है, सूरजगढ़ का युद्ध जो होता है, महमूद जो कि बंगाल का शासक रहता है, उसके खिलाफ एक कर देता है, युद्ध कर देता है। और युद्ध के पश्चात वहां भी क्या है, एक संधि करता है। ठीक है, संधि में ये क्या करता है, 13 लाख दिनार देने की मांग करता है, किससे, बंगाल शासक महमूद से 13 लाख दिनार की क्या करता है, मांग करता है। अब 1539 तक आते आते ये दूसरी बार चौसा पर अधिकार करने को चल देता है। ठीक है, और चौसा का जो युद्ध होता है वो होता है हुमायूं और शेर खां के बीच। ठीक है, हुमायूं और शेर खां के बीच, इसको भी हम प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके हैं। तो इसी युद्ध में किसकी, हुमायूं की क्या होती है, हार का सामना करना पड़ता है और वो गंगा नदी में कूद जाता है। ठीक है, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि हुमायूं घोड़े से ही गंगा नदी में कूद गया है, जिसकी जान कौन बचाता है, निजाम बचाता है। जिसके बाद वो उसे क्या बनाता है, अनिल कपूर बनाता है नायक का। ठीक है, आधे दिन का क्या शासक बनाता है, वही चौसा के युद्ध में। अब 1540 ईस्वी में
ये कन्नौज के बिलग्राम में आक्रमण करता है। ठीक है, बिलग्राम में युद्ध होता है किसके बीच? हुमायूं और शेर खां के बीच। जब हुमायूं चौसा का युद्ध हार जाता है तो दोबारा कहां? बिलग्राम में युद्ध करने चलता है। किसके साथ? शेरशाह सूरी के साथ। और इस युद्ध में भी हुमायूं को हार का सामना करना पड़ा था। मुगल सेना इस युद्ध में मुगल सेना क्या थी? अपनी समाप्ति की ओर आ चुकी थी, धीरे धीरे समाप्ति की ओर आ चुकी थी, क्योंकि जो मुगल साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन? हुमायूं 1555 तक भारत छोड़कर कहां चले गया था? भारत छोड़कर काबुल चले गया था। और इसी युद्ध में वीरता दिखाते हुए जो कौन था? शेरशाह सूरी ने अफगान शक्ति को इतना मजबूत कर लिया था कि अभी सिर्फ दिल्ली सल्तनत पर सारा जो साम्राज्य था वो किसके हाथ में आ गया था? अफगान के शासक, अफगान के सुल्तान शेरशाह सूरी के हाथ में। 1541 ईस्वी में ये किले का निर्माण करता है जिसको कहा जाता है क्या? रोहतासगढ़ का किला। ठीक है, रोहतासगढ़ के किले का निर्माण किसने करा था? तो रोहतासगढ़ के किले का निर्माण करता है शेरशाह सूरी। अब भैया हो जाता है बंगाल में विद्रोह। किसके चलते विद्रोह में कौन होता है? विद्रोह का जो शासक होता है वो होता है कौन? खिजर खां। विद्रोह में कौन होता है? खिजर खां होता है। तो विद्रोह कर देता है बंगाल का सूबेदार जब खिजर खां, तो दोनों में युद्ध होता है। किसमें? शेरशाह सूरी और खिजर खां में एक युद्ध होता है। और इसी युद्ध के पश्चात खिजर खां को बंदी बना लेता है कौन? शेरशाह सूरी। विद्रोह के कारणों को जानकर जब ये विद्रोह के कारणों का पता लगाता है तो उसके बाद ये क्या करता है? एक निर्णय लेता है। क्या निर्णय लेता है? जो बंगाल के क्षेत्र होते हैं, बंगाल के जो क्षेत्र होते हैं उनको क्या है? और छोटे छोटे क्षेत्रों में विभाजित कर देता है। जब ये बंगाल के क्षेत्रों को विभाजित करता है तो वहां छोटे छोटे क्षेत्रों में विभाजित करा, उन्हीं छोटे छोटे क्षेत्रों में छोटी छोटी सेनाओं का निर्माण कर देता है। और उन्हीं सेनाओं को क्या नाम दिया जाता है? उन्हीं सेनाओं को नाम दिया जाता है सिकदार का। ठीक है, सिकदार का। अब चलते हैं इसके दूसरे युद्ध की ओर। तो बंगाल विजय के पश्चात ये आ जाता है कहां युद्ध करने? मालवा में युद्ध करने। ठीक है, और 1542 ईस्वी में मालवा का युद्ध होता है शेरशाह सूरी और मल्लू खां के बीच। मल्लू खां बहादुर शाह की मृत्यु के तत्पश्चात कहां? मालवा का शासक बनता है, जिसके साथ शेरशाह सूरी युद्ध करता है। जब ये युद्ध को जा रहा होता है तो रास्ते में क्या पड़ता है? ग्वालियर पड़ता है। ठीक है, और ग्वालियर में दो शासक राज कर रहे होते हैं, एक होता है पूरनमल और दूसरा होता है कादिर शाह। तो जब पूरनमल से ये युद्ध करता है, युद्ध के लिए जाता है, तो पूरनमल समर्पण कर देता है। दूसरी तरफ कादिर शाह होता है, तो वो कादिर शाह भी समर्पण कर देता है। उसके तत्पश्चात ये पहुंचता है मालवा में। ठीक है, मालवा जाने से पहले कहां पड़ा? ग्वालियर पड़ा। और ग्वालियर में दो शासक थे, पूरनमल और कादिर शाह। उन्हीं पूरनमल और कादिर शाह ने आत्मसमर्पण कर दिया इसके सामने कि भैया हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते हैं, हम तुम्हारे अधीन हो गए हैं। जब ये मालवा पहुंचता है 1542 में, तो मालवा के युद्ध में ये मल्लू खां को पराजित कर देता है और मालवा भी विजय कर लेता है। अब बात करते हैं शेरशाह सूरी की शासन व्यवस्था के बारे में, क्योंकि जो शेरशाह सूरी था उसको अकबर का पूर्वगामी कहा जाता है। जो महान अकबर था उसका पूर्वगामी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है अकबर का पूर्वगामी? इस पे बात करूं तो सबसे पहले बात आती है व्यवस्था की। जो व्यवस्था करी थी इसने, सैनिक हो या फिर प्रजा हो, ठीक है, जो जनता है, भारी जनता वो हो, या फिर जो उसके सैनिक हैं, उसके मंत्रिमंडल में शामिल लोग हैं, उनके प्रति इसका जो शासन व्यवस्था थी वो एक समान थी। मतलब दोनों के लिए समान अधिकार होते थे। जो इसके शासनकाल में मंत्री होते थे वो क्या होते थे? स्वतंत्र होते थे, एक स्वतंत्र निर्णय कर सकते थे। ठीक है, स्वतंत्र निर्णय कर सकते थे। शासक शासन कर रहा है भैया शेरशाह सूरी, लेकिन मंत्री को यह अधिकार दे दिया है कि तुम स्वतंत्र किसी भी निर्णय को ले सकते हो। ठीक है, ऐसा निर्णय थोड़ा लेना है कि शेरशाह सूरी की मृत्यु कर दो, ये निर्णय नहीं। अन्य जो निर्णय थे जैसे न्याय के उपलक्ष्य में निर्णय हो गया, या फिर अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है, आय व्यय के साधनों में, तो वो
मंत्री क्या थे, स्वतंत्र रहते थे। विभाग की बात करूं तो कौन कौन से विभाग की इसने स्थापना करी। सबसे पहली बात आती है, एक विभाग की सबसे पहले इसको क्या होगा, जरूरत होगी धन की। ठीक है, किसकी जरूरत होगी, धन की जरूरत होगी। ठीक है, तो धन के लिए क्या करा जाए, लगान वसूलेगा, लगान वसूलेगा, अर्थव्यवस्था देखेगा, अर्थव्यवस्था कहां से पैसे आ रहे हैं, आय व्यय के साधन क्या है, आय व्यय के जो साधन है, आय से कितना पैसा आ रहा है, व्यय कितना जा रहा है सरकार का या फिर शेरशाह सूरी के शासन का, तो उसके लिए सर्वप्रथम ये बनाता है दीवान ए वजारत विभाग। कौन सा विभाग, दीवान ए वजारत विभाग। और ये विभाग देखता है लगान व्यवस्था को, अर्थव्यवस्था को, आय व्यय को, मतलब एक तरह से क्या है, वित्त मंत्रालय हो गया वर्तमान का। ठीक है, वर्तमान का वित्त मंत्रालय चला रहा है और उसको क्या नाम दे रहा है, दीवान ए वजारत नाम दे रहा है। दूसरे जो विभाग बनाता है वो बनाता है क्या, आर्मी रिक्रूटमेंट बोर्ड। आज का आर्मी रिक्रूटमेंट बोर्ड मतलब सेना के लिए विभाग। और उस सेना के विभाग का जो कार्य होता है वो होता है सेना को नियंत्रित रखना, उसके ट्रेनिंग कैसे देनी है अपने सैनिकों को, उसमें जो व्यय खर्च है वो किसके अधीन होता है, वो होता है दीवाने खारिज विभाग के अधीन। तो दीवाने खारिज सेना से संबंधित विभाग होता है। अब भैया दूसरे राज्यों से क्या है, पत्र व्यवहार होगा, एक रिलेशन होंगे, दूसरे अन्य जो सम्राट हैं उनसे भी तो कुछ रिलेशन रखने होंगे, तो उसके लिए एक अलग विभाग का निर्माण करता है जिसे वो कहता है दीवाने रसालत। क्या कहता है, दीवान ए रसालत। दीवान ए रसालत जो अन्य राज्यों से राजपत्र या फिर पत्र व्यवहार रखें या उनके बीच में संबंध स्थापित करें। अगला जो विभाग होता है वो होता है दीवान ए इंसा। क्या होता है, दीवान ए इंसा। ये क्या होता है, ये जो विभाग होता है वो क्या करता है, राजा के जो निर्णय हैं, ठीक है, हर कोई तो राजा के दरबार में आएगा नहीं, और राजा जब निर्णय लेगा, कोई भी निर्णय लेगा, वो प्रजा तक कैसे पहुंचाएगा, उसके लिए एक अन्य विभाग की स्थापना करता है। स्वयं तो जाएगा नहीं प्रजा के पास कि भैया मैं ये चीज लागू कर रहा हूं तो आप लोग इस चीज को दीजिए, कोई लगान लागू कर रहा हूं आप लोग इस चीज को दीजिए, ये राजा स्वयं कहने नहीं जाएगा। उसके लिए एक विभाग की स्थापना करता है जिसे कौन सा विभाग बोलता है, दीवाने इंसा विभाग बोलता है। अब इसके शासनकाल में जो गुप्तचर विभाग होता है उसके लिए एक अलग विभाग बनाया जाता है। जो गुप्तचर विभाग था वो विभाग कौन सा था, वो था दीवाने बरीद। दीवाने बरीद विभाग जो डाक व्यवस्था को भी देखता था। ठीक है, गुप्तचर विभाग के और डाक विभाग को देखने वाला जो विभाग था वो था दीवान ए बरीद विभाग। ठीक है, अगला था दीवान ए काजी। दीवान ए काजी क्या करता था, जैसे कोई भी राजा के दरबार में आया, ठीक है, कोई समस्या को लेकर या कोई झगड़े को लेकर, उसमें न्याय की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो न्याय करने के लिए राजा फैसला सुनाएगा। अभी हमने पढ़ा था कि मंत्री जो थे, जो मंत्रिमंडल था वो क्या था, स्वतंत्र था। ठीक है, जब स्वतंत्र है तो निर्णय स्वयं मंत्री करेंगे, तो उसके लिए न्याय के लिए जो इसका विभाग था वो था काजी, दीवान ए काजी विभाग। और इस न्याय का जो एक न्यायिक अधिकारी होता था, एक जज होता था। ठीक है, आज भी फैसला जाता है अदालत में तो कोई जज होता है, जज उसका क्या निकला सुनाता है, फैसला सुनाता है। तो उसी प्रकार शेरशाह सूरी के टाइम पे एक न्यायिक अधिकारी होता था जो न्याय करता था। ठीक है, और उसको क्या कहते थे, मुंसिफ कहते थे। क्या कहा जाता था, उसको मुंसिफ कहा जाता था। अगला बात करते हैं आय की स्रोत का, कि किस तरह से जो शेरशाह सूरी था उसके शासनकाल में आय निरंतर बनी रहती थी। ठीक है, तो आय के जो स्रोत थे वो बेसिकली जो आय के स्रोत होते हैं वो टैक्स ही तो होते हैं, कर ही तो होता है, संपत्ति पे लगने वाला टैक्स या फिर अन्य टैक्स, वही सरकार को जाता है हमारे थ्रू। सरकार से पहले आता है पैसा, फिर वही सरकार को टैक्स के रूप में दिया जाता है। उससे क्या है, अर्थव्यवस्था निरंतर बनी रहती है। तो वही जो अर्थव्यवस्था थी, आय का स्रोत था उसके शासनकाल का, वो सबसे पहला तो स्रोत था लगान। क्या था, लगान हमने पढ़ा था, भूमि कर इसमें आता है, फसल कर इसमें आता है। तो ये लगान जो था वो क्या था, आय का एक स्रोत हुआ करता था। और ये जो स्रोत था वो क्या था, एक रियायतवाड़ी व्यवस्था पर आधारित था। ठीक है, रियायतवाड़ी व्यवस्था क्या थी,
कि कोई ऐसे विभाग का निर्माण नहीं है, कोई ऐसा विभाग नहीं है जो क्या करे, लगान लेने के लिए जाए, ठीक है, प्रजा के पास लगान लेने के लिए जाए, ऐसा कोई विभाग की स्थापना हुई नहीं है। तो उस विभाग का जो व्यवस्था थी वो रियायतवाड़ी व्यवस्था थी। किसान जो थे वो स्वयं जाते थे कहां कहां, राजा के दरबार में मंत्री जो है, जो मंत्री है, जो वित्त मंत्रालय है, उसको लगान देने के लिए। दूसरी व्यवस्था आय की जो स्रोत है वो है व्यापारिक कर, व्यापार पर लगने वाला कर, कि आप कौन सा व्यापार कर रहे हैं, क्या चीज खरीद रहे हैं, किस चीज को उगा रहे हैं, किस चीज को मार्केट में बेच रहे हैं, ठीक है, जो तो उस प्रकार जो कर था, उसके लिए जो कर था वो था व्यापारिक कर। तीसरा जो कर लगता था वो लगता था नमक पर, ठीक है, नमक पर क्या लगता था, कर लगता था। भारत क्या है, मसालों में पहले से ही क्या है, अग्रणी देश है, तो इस प्रकार क्या था, नमक का निर्माण होता था, तो नमक पर क्या लगता था, कर लगाया जाता था। जो किसने लगाया था, शेरशाह सूरी ने लगाया था। अब जो भैया लावारिस संपत्ति होती है, ठीक है, उसको क्या है, अपने पक्ष में कर लिया जाता था, ठीक है। आज भी जैसे कोई लावारिस संपत्ति होती है उसको सरकार अपने पास जब्त कर लेती है, तो उसी प्रकार शेरशाह सूरी के शासन काल में क्या था, लावारिस जो संपत्ति होती थी उसको क्या है, अपने पास रख लिया जाता था, अपने शासन में शामिल कर लिया जाता था। दूसरा, मापन की पद्धतियां क्या थी, ठीक है, किसी चीज को मेजरमेंट करना है तो उसके लिए क्या थी, दो पद्धति अपनाई गई। कौन कौन सी, गज ए सिकंदरी और सन ए डंडी, गज ए सिकंदरी और सन ए डंडी। तो ये दोनों पद्धति पूछी जाती है कि गज ए सिकंदरी मापन पद्धति किसके द्वारा चलाई गई, तो ये चलाई गई थी शेरखां के थ्रू, ठीक है, वही शेरखां, शेरशाह सूरी जिसे कहा जाता है। एक शुल्क और लगता था वो था सर्वेक्षण शुल्क, ठीक है, सर्वेक्षण के लिए जो शुल्क लगता था उसे सर्वेक्षण शुल्क, ठीक है, कोई भी इंस्पेक्शन हो रहा है, ठीक, जैसे क्या है, कोई मार्केट लग रही है, ठीक है, कोई बाजार लगता था, तो बाजार में क्या था, इंस्पेक्शन होगा, सर्वेक्षण होगा। किस तरह से सर्वेक्षण होगा, जो उसके मंत्रिमंडल है वो आएंगे और उसके लिए क्या है, एक शुल्क निर्धारित करते थे। जब वो शुल्क निर्धारित करते थे तो बाजार लागू करने के पश्चात वो क्या था, शुल्क दिया जाता था किसको, शासन को, और उसी शुल्क को नाम दिया था जरीबाना। उस शुल्क का नाम क्या था, जरीबाना नाम था। तो जरीबाना क्या था, सर्वेक्षण शुल्क था, क्या था, सर्वेक्षण शुल्क था, ठीक है। मुद्रा की बात करें कि शेरशाह सूरी के शासनकाल में जो मुद्रा चलती थी वो दो मुद्राएं चलती थी, एक तांबे की मुद्रा और चांदी का रुपया, ठीक है, चांदी का सिक्का नहीं, चांदी का रुपया। तो चांदी का रुपया किसके द्वारा चलाया गया, शेरशाह सूरी के द्वारा चलाया गया। अभी जो सिक्का था वो, चांदी का जो सिक्का था वो 180 ग्रेन का हुआ करता था, और तांबे का जो मुद्रा थी वो क्या थी, 380 ग्रेन की थी। और जो सिक्के थे, सिक्के पर जो अंकित रहता था, जिस प्रकार आज भारत सरकार लिखा जाता है, ठीक है, भारत सरकार लिखा, उसी प्रकार क्या था, लैंग्वेज लिखी रहती है अलग अलग, तो उसी प्रकार शेरशाह सूरी के सिक्कों में भी अरबी और नागरी लिपि में क्या लिखा रहता था, नाम लिखा रहता था और उसका पद लिखा रहता था, उपाधि लिखी रहती थी। किसकी, राजा की उपाधि, किसमें, तांबे की मुद्रा में या फिर चांदी के रुपये में। इसके जो सबसे महत्वपूर्ण निर्माण है वो है सराओं का निर्माण, ठीक है। ये क्या करता है, 1700 सराओं का निर्माण करवाता है भारत में, ठीक है। 1700 सराय क्या होती है, सराय क्या था, सराय एक रेस्ट हाउस टाइप में था, ठीक है। कोई भी व्यापारी जैसे आता था व्यापार करने के लिए तो उसको रेस्ट हाउस की आवश्यकता होती थी, ठीक है, रुकने के लिए क्या था, रुकने के लिए एक घर या फिर रेस्ट रूम की आवश्यकता होगी, तो उन सराओं का क्या करता है, ये निर्माण करता है। इससे ये पता चलता है कि जो शेरशाह सूरी था वो क्या था, व्यापार के मामले में बहुत अच्छा ध्यान दिया। इसके लक्ष्य में इसने 1700 सराओं का निर्माण कराया, सड़क बनवाई, सड़कें देखते, सड़कें सोनार गांव से अटक तक का, बंगाल के सोनार गांव से अटक तक का सड़कें बनवाई। दूसरा, लाहौर से मुल्तान तक की सड़क बनवाई, ठीक है। आगरा से चित्तौड़ के लिए सड़क बनाई, तभी तो अकबर का पूर्वगामी कहा कहलाया है, सराय का निर्माण कर रहा है, सड़कों का निर्माण कर रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण जो इसकी
सड़कों का पुनर्निर्माण था, नवीनीकरण था, वो था ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक है, जो काबुल से लेकर ढाका बांग्लादेश तक का जाती है। और ये जो सड़क थी वो बनी थी पुरातात्विक काल में। ठीक है, पुरातात्विक काल में बनी हुई सबसे लंबी सड़क थी भारत की। और भारत में इसकी जो लंबाई थी वो थी 2400 किलोमीटर। ठीक है, 2400 किलोमीटर। इसने क्या करा, शेरशाह सूरी ने क्या करा, कितने 2000 साल के बाद, 2000 साल के पश्चात इसने उसके किनारे, उन सड़कों के किनारे, उन सड़कों का नवीनीकरण करा। उन सड़कों के किनारे क्या है, छायादार वृक्ष लगाए, फलों के वृक्ष लगाए, ताकि व्यापारियों को कोई कष्ट में ना पड़े। सराय बनवाई, कुएं खुदवा दिए, पानी की व्यवस्था के लिए, जल की व्यवस्था के लिए कुएं खुदवा दिए। तो ग्रैंड ट्रंक रोड का नवीनीकरण करा गया। और शेरशाह सूरी के काल में इसको, जो ग्रैंड ट्रंक रोड थी, उसको क्या नाम दिया गया, उसको नाम दिया गया सड़क ए आजम का नाम। ठीक है, क्या नाम दिया गया, सड़क ए आजम का नाम, जिसको बाद में ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाने लगा। अब इसके समकालीन जो राइटर थे, जो इसके समकालीन जो लेखक थे, वो थे मलिक मोहम्मद जायसी। और हमने मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में पढ़ा है कि मलिक मोहम्मद जायसी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, पद्मावत पुस्तक। किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और उसके वो किसके समकालीन रहे थे, वो रहे थे शेरशाह सूरी के समकालीन। तो क्वेश्चन बनता है कि पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी किसके समकालीन थे, तो वो थे शेरशाह सूरी के समकालीन। और 22 मई 1545 को क्या होता है, ये एक अभियान कर रहा होता है। और इस अभियान में इसके जो नए तोपची रखे होते हैं, तोपों का निर्माण करा होता है। ठीक है, तो तोपों के निर्माण में जो इसका कारखाना होता है तोपों का, या फिर जो स्टोर रूम होता है तोपों का, वहां क्या होती है, आग लग जाती है। और उस आग लगने के कारण कब 22 मई 1545 ईस्वी को इसकी और इसके पुत्र की क्या जाती है, मृत्यु हो जाती है। जिसके तत्पश्चात क्या था, हुमायूं भारत में 15 साल पश्चात आया था। तो शेरशाह सूरी एक अग्रणी शासक, महत्वपूर्ण शासक की इस तरह अफगान शासक की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो के PDF नोट चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। थैंक यू।